भारत को पाकिस्तान को तोड़ना चाहिए आपके हिसाब से? क्या तोड़ा जा सकता है? कैसी किस रणनीति के तहत काम करना होगा कि फिर से बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो पाकिस्तान में अंतर्द्वंद इतना है और विस्फोट हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर में आप देखें, जिसे आप कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़, या आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या खैबर पख्तूनख्वा है, या बलूचिस्तान है, यहाँ तक कि सिंध भी है। ये ऐसे हालत में है कि पाकिस्तान अपने बोझ के तले ही टूट जाएगा। इसको सही टाइम मिलने की ज़रूरत है। और जब आप जंग हारते हैं और आपकी आर्थिक हालत और ख़राब होती है तो उसके बाद देश में अस्थिरता आती है, एकता नहीं रहती। इस्लाम आपको बहुत दिन तक एक नहीं रख पाएगा। हालात ये है कि पाकिस्तान में 3 इक्के काम करते थे, अल्लाह, अमेरिका, आर्मी। ठीक है, सिर्फ अब अल्लाह ही बचा है। अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया, आर्मी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। तो अल्लाह कितने दिन तक पाकिस्तान को एक साथ रख सकता है? ठीक है, बलूचिस्तान के जो 25,000 नुमाइंदे आपने रातों रात गायब किए, मार के फेंक दिए, उनकी औरतों की बेइज्जती की, उन्हें ले गायब कर दिया, वो भी तो अल्लाह के बंदे बंदियां थे। सेम खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं आप, वही चीज़ आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया को चीन को गिरवी रख दिया, उसके अंदर से सीपैक निकल रहा है और वो फिर सीपैक बलूचिस्तान जा रहा है। तो ये पाकिस्तान अपने वजन से ही टूटेगा और उसके लिए भारत ने सिर्फ आंच तेज करनी है। कैसे आंच तेज करे, वही तो बताने। क्या आंच तेज ये है कि पाकिस्तान को एक शिकस्त चाहिए जिसके साथ आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा और जिस तरीके की वहाँ आर्थिक स्थितियाँ पैदा होंगी, भुखमरी और गरीबी की स्थितियाँ पैदा होंगी, महंगाई की, बेरोजगारी की, तो आप दुनिया में वहाँ के लोग जो हैं वो विद्रोह के लिए खड़े होंगे और अपना अपना हक मांगेंगे। और उसी समय आप देखेंगे कि पाकिस्तान विखंडन के कगार पर खड़ा है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के नाम पर सिर्फ पंजाब का सूबा बचेगा, बाकी सारे सूबे धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएंगे और इस्लाम का जो गोंद है वो उनको चपकाकर नहीं रख पाएगा। 4 सूबे, हालांकि जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ये 4 सूबे नहीं, 4 भाई की तरह एक साथ लड़। वो ठीक है, 4 भाई हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही होगा, ये होने वाला है। इसको एक सही स्थिति की का इंतजार है। बलूचिस्तान तो चिल्ला रहे हैं, उसके प्रधानमंत्री जो है कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। वो होगा, ये इसी तरीके से होगा, लेकिन ये इंस्टेंट नूडल नहीं है। इस पे आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बनती हुई परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर उनको आपने सही से एक्सप्लॉइट किया तो पाकिस्तान का विखंडन होगा और ज़रूर होगा। ये पीएको को क्या हम साथ मिला सकते हैं क्या? पीएको के साथ आना कहीं ऐसा ना हो कि और सरदर्द बढ़ जाए? नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया जिसको गिलगिट बाल्टिस्तान को ये बोलते हैं वो भारत का हिस्सा है और उसको हमें मिलाना चाहिए और वो भी धीरे धीरे हमारे पास आएगा। ये क्या होता है कि इसको जब वो कंपेयर करते हैं यहाँ की प्रोग्रेस को और वहाँ की प्रोग्रेस को, तो ये जब मेट्रो को देखते हैं तो ये बड़ी हसरत से देखते हैं, ये क्या अजूबा है जो जा रहा है पटरियों के बगैर। इन्हें पता ही नहीं है कि ये है क्या चीज़, इन्होंने देखा ही नहीं है। ठीक है, हम रोज़ देखते हैं इसलिए हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जिस तरीके के हालात उस तरफ हैं वो ऐसे हालात नहीं है कि जिसको कि सिर्फ रिलीजन के नाम पर साथ रखा जा सके या टेररिज्म के नाम पर साथ रखा जा सके। लोग इससे ब्रेक फ्री करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान की सोसाइटी में, उनकी कंट्री में ये विखंडन शुरू हो गया है। भारत ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, अगर आप हमारा खून बहाएंगे तो हम पानी नहीं देंगे। अब वहाँ से वो दे रहे हैं धमकी कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो
खून बहेगा, और किसका बहेगा? भारतीयों का बहेगा। ठीक है, तो नदी हमारे यहाँ से निकलती है और हम उसे रोक रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं खून बहा देंगे, तो कितना खून बहा देंगे? ठीक है, और आप कोई छोटे नहीं, आप सेकंड थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं। आपके पिता जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, आपकी माताजी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और आप भी छोटे मोटे पोस्ट मिलती रहती है आपको। तो इस तरीके की धमकी ऐसे आदमी से आना, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की संस्कृति क्या है, उनका डीएनए क्या है, और भारत के प्रति उनका रवैया क्या है। वो एटीट्यूड जो भारत के प्रति है, वो भारत के अंदर हर निवासी को, हर नागरिक को समझना चाहिए कि पाकिस्तानी कितना भी मीठा बोले, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये तो रही आपके बिलावल भुट्टो की धमकी की बात, और खास करके उनकी औकात है, क्षमता है उनकी कि वो भारतीयों का खून, वो कह रहे हैं हम 24 करोड़। वही चीज बता रहा हूँ, खास करके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी माताजी बेनजीर भुट्टो, जो भी टेरर को इतना फरोग देती थी, खुद टेररिस्ट के हाथ से मारी गई थी। और जो आज धमकी दे रहा वो ये पता नहीं कर पाया कि तेरी माँ को किसने मारा, उनको सजा नहीं दे पाया वो जो आज बकवास कर रहे हैं। वही कह रहा हूँ, टेररिस्ट के हाथ से उनकी माताजी मारी गई। ठीक है, और उनके नाना जो है पाकिस्तान आर्मी ने फांसी लटकाया, रेडिकल्स ने। तो इतना आपने अगर पर्सनली गंवाया है पाकिस्तान में, तो कम से कम अपनी जबान पे तो लगाम रख सकते हो। बस जवान ही चलती है और तो कुछ चलता नहीं पाकिस्तान में। जी हाँ, तो लफाजियों का दौर चल रहा है, अब नहीं, लेकिन यहाँ पर एक अभी लफाजियाँ थोड़ी नरम पड़ती नजर आ रही हैं। वो अभी तक शहबाज शरीफ भी फौज की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम जांच के लिए तैयार हैं। एकदम से थोड़ा नरम पड़े हैं। और फिर आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने बताया होगा टीआरएफ को कि भाई एक कागज जारी करो, अपनी एक नोटिस जारी करो कि हमने तो किया ही नहीं है, हमसे गलती से हो गया होनब कि ये पहलगाम का जो हमला था हमने किया। तो आज टीआरएफ ने एक अपने लेटर पैड पे बड़ी सी लंबी सी चिट्ठी लिखी है कि ये गलती हो गई, किसी ने गलती से डाल दिया, हमारा किया हुआ नहीं है। अच्छा, वो टीआरएफ जो जिम्मेदारी ले रहा था 2 दिन पहले, आज पजामा गीला हो गया। जी हाँ, वो मुकर गया है। और अभी सारी लोगों की निगाहें हैं कि आसिम मुनीर जो 3 दिनों से लापता थे, बचते बचाते फिर रहे थे, और अपने फैमिली को उन्होंने अमेरिका भेजा है। तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चलेगा जनरल साहब के क्या तेवर हैं, और उस तेवर से आगे की रणनीति होगी। अगर तो तेवर नरम पड़े दिखते हैं तो दूसरी बात है, अगर वही तुर्रम खानी आज भी दिखाई उन्होंने कि न्यूक्लियर कर देंगे और ये कर देंगे, सिंधु नदी में और झेलम चेनाब में खून बहा देंगे, तो फिर वो बहुत सामने उनके आने वाला है जल्द से। नहीं, सामने भी आना है, लेकिन भारत की तैयारी और भारत का एटीट्यूड देखकर लग रहा है कि किसी भी तरीके से इस बार देश जो है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए मूड में है। देखिए, जो पहलगाम का हमला हुआ वो अप्रत्याशित था, और पूरे हिंदुस्तान में खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है कि भारत युद्ध करेगा, भारत युद्ध करेगा, आज करेगा, कल करेगा, वगैरह वगैरह। मैं यही कहना चाहता हूँ कि युद्ध जो है ये कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है कि कप में आपने गर्म पानी डाला और 2 मिनट में नूडल निकाल के खा लिया। ये वॉर है। जब 2 मुल्क वॉर पे जाते हैं तो आगे और पीछे के अंजाम को 10 बार सोचते हैं, क्योंकि आपके सामने है रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, ना रूस को ये इम्कान था कि ये इतने दिन खींचेगा, ना ही यूक्रेन को इम्कान था इतने दिन खींचेगा, और अभी दोनों परेशान है, कह रहे हैं कोई इनको रोक दे। कोई भी अब इसके आगे जाने को राजी नहीं है। इजराइल हमास का वॉर शुरू हुआ, इजराइल ने बोला यूं ख़त्म कर देंगे, और हमास के पास एसिमेट्री है, ना एयर फोर्स है, ना कुछ है,
और घिरे हुए हैं, फिर भी वो 1.5 साल से ऊपर लड़ गए। तो युद्ध एक बड़ी सीरियस चीज है, किसी के उकसावे से नहीं होती, किसी की भविष्यवाणी से नहीं होती। ठीक है, मैं आर्मी में था, मैं आज से 20 साल पहले था। आज मैं अगर बोलूं कि ऐसे होगा वैसे युद्ध लड़ा जाएगा, मेरी आर्मी की जो नॉलेज है वह 20 साल रस्टेड है। तो ये जो पूरे आते हैं टीवीज पे भूतपूर्व जर्नल्स और ये, इन्हें समझना चाहिए कि ये युद्ध को भविष्यवाणियों से और इंस्टेंट नूडल के तरह ना नापें, क्योंकि युद्ध के जो रिजल्ट होते हैं वो भयानक होते हैं। अब ये बात है कि आपके ऊपर अगर युद्ध थोपा गया है तो ये आपका धर्म है कि आप युद्ध लड़ें। भारत के ऊपर युद्ध थोपा गया है तो अब भारत की सशस्त्र सेनाओं को तय करने दें कब, क्यों, कहाँ। वक्त भी हमारा होना चाहिए, जगह भी हमारी होनी चाहिए। युद्ध अगर असंभावी है तो युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं, ये जो माहौल इस समय लग रहा है कि पाकिस्तान ने जैसे सिंधु समझौता रद्द किया तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अब वार कर दिया, वार एज ए वार समझा जाएगा, इसको वार एक्ट समझा जाएगा। तो वो तो वार वो भी चिल्ला रहे हैं। देखिए, 2 समझौतों के ऊपर बात हुई। भारत ने सिंधु नदी का समझौता जो है इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया, हेल्ड इन अबेंस, रद्द नहीं किया है। और पाकिस्तान ने शिमला समझौता। तो ये 2 चीज़ें एक साथ हुई हैं जो कि समझने लायक हैं। सिंधु नदी के बंटवारे का जो समझौता है, पहले भी पाकिस्तान को बताया जा रहा था कि आप इसको एक बार रिकंसीडर करें। पहले की बातें बदल गई हैं, सन 60 से आज तक बहुत से बदलाव आ गए हैं, 64 साल हो गया है और हमारी भी आबादी बढ़ गई, हमारी भी ज़रूरियात बढ़ गई हैं, उतना पानी भी अब नहीं आता है। तो इसको एक बार बैठ के ठीक कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो अपने जिद में अड़ा था। अब यहाँ 2 बातें आती हैं कि आपको हम पानी दें और आप पिछले 34 सालों से ये कर रहे हैं। तो भारत ने जो किया है अपना सिंधु नदी का समझौते को हेल्ड इन अबेंस करके बिल्कुल सही किया है। अब ये ऐसा नहीं है कि कल से इसका असर दिखेगा, नहीं, इसके लिए भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। कम से कम 15 साल तक आपने प्रयास करने हैं कि इन तीनों नदियों का, इंडस, झेलम और चेनाब का पानी हम कहाँ लें, किधर रखें, किसको कहाँ डाइवर्ट करें, क्या करें, उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट बनाइए और पाकिस्तान और वर्ल्ड ओपिनियन को की बात ना करिए। तो 15 साल के बाद इसका असर इतना बड़ा दिखेगा कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ हुआ क्या। क्या हम तीनों जो पाकिस्तान साइड की हैं, पश्चिम साइड की जो नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है और इंडस है, क्या तीनों का पानी हम चाहें तो रोक सकते हैं? 1 ड्रॉप भी सरकार कह रही है कि वह 1 ड्रॉप भी नहीं जाएंगे, तो क्या हम तैयारी के साथ 1 ड्रॉप भी रोक सकते हैं? पूरा 100%? जी हाँ, रोक सकते हैं, लेकिन ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये नदियाँ निकल रही पहाड़ों से, तिब्बत से निकली। ठीक है, अब जैसे कि हिमाचल में उद्गम है चनाब का, चंद्र नदी और भागा नदी मिलकर के चनाब बनाती हैं, है ना। उस जगह में पहाड़ पे आप चलती हुई नदी को कैसे रोक सकते हैं? सोचने की बात है। उस समय नदी में बहुत वेग होता है, ठीक है। अब जैसे आपको मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, झेलम है, झेलम जो है अपने अनंतनाग से निकलती है, ठीक है। अब वो निकलती है डल झील को विजिट करते हुए, जैसे वूलर झील में आती है और उसके बाद सीधे उरी गॉर्ज में गिरती है। उस जगह आप कहाँ रोक सकते हैं? उस जगह वो नीचे जा रही है, उतने वेग से जा रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे कि यहाँ रिजर्वायर बन सकता है, यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ सकता है, यहाँ से हम टनल के द्वारा इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर इंडस की बात करें, सिंधु जो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी, उसको कैसे, उसको भी सिंधु में और भी टेरेन डिफिकल्ट है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन सिंधु नदी का है। लेकिन इन सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी तोड़ है, बिल्कुल है। ये टनलिंग होकर के निकलेंगी, लेकिन इसमें एक
बहुत ज़्यादा स्टडी होती है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर उतना ही पैसा लगता है, वक्त लगता है। लेकिन बहरहाल जो अभी हमारे 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उनको भी हमने कमीशन कर दिया, किशन गंगा है और जैसे तुलबुल है, तुलबुल के बारे में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा समस्या थी, हमने रोक भी दिया था। तुलबुल जो है वूलर के आगे है, जिस दिन वो हमने उसको कर दिया कमीशन, तो झेलम के पानी पे बड़ा असर पड़ेगा। वूलर नदी, वूलर झील का अगर हम डीसिल्टिंग करें तो भी पाकिस्तान बहुत रोएगा, क्योंकि वूलर झील एशिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। उसकी अगर हम क्षमता बढ़ा दें तो ये एक तरीके से एक नए बांध बनाने जैसी है, और वो करेंगे लोग। अब ये करेंगे, उसकी डीसिल्टिंग जैसे की जाती है, ड्रेजिंग होती है, और ड्रेजिंग की जितनी गाद निकलेगी वो पाकिस्तान में जाएगी और ये गहरा हो जाएगा और बारिश में उतना पानी रोकेगा। तो ये कई तरीके हैं जो किए जा सकते हैं। अब आता है पाकिस्तान ने बोला शिमला समझौता रद्द कर देंगे। शिमला समझौता, तुमने शिमला समझौता कब माना? शिमला समझौता में कहा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसकी आप ऑनर करेंगे, आप उसी से भेजते हैं टेररिस्ट। बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो भी कश्मीर या कोई भी मसला है वो बाईलैटरल है। आप हर फोरम में दुनिया के जाके कश्मीर का राग अलापते हैं, तो आपने शिमला समझौता कब माना? अब आप कह रहे हैं हम शिमला समझौता रद्द करके दिखा देंगे। रद्द कर दो, आपको हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप रद्द करोगे तो उसके बाद जो थोड़ी सी बची थी हमारे तुम्हारे बीच में गुंजाइश, वो जाएगी। वो तो फायदा भारत को ही होगा। शिमला समझौते से भी फायदा है, क्योंकि शिमला समझौते के लिए हमेशा भारत बताता था कि आप यूएन में जाके क्यों कश्मीर का राग अलापते हैं, आप जाके अमेरिका को बोलते हैं, सऊदी अरब को बोलते हैं, ईरान को बोलते हैं, टर्की को बोलते हैं कि हमारा समझौता करा दो। जब वो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप उस बात को बार बार क्यों उठाते हैं? वो तो उठा रहा है। दूसरी बात है, जो समझौते के तहत जमीन दी गई थी, हमने जो ले ली थी, युद्ध में जीती थी, फिर वो उस तक तो क्लेम कर सकता है ना भारत। समझौते में दो चीज़ें हैं कि एलओसी के अंदर जो भी ज़मीन आप जीतते हैं वो आपकी होती है, और जो आप आईबी में जीतते हैं वो बाद में आपको वापस करना पड़ता है। ये हमेशा इसी तरीके से हमने फॉलो किया है, दोनों पक्ष यही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गिव एंड टेक होता है। तो समझौते पे अभी इससे ज़्यादा कोई बात करने लायक है नहीं। और अभी के हिसाब से जो आपके चल रहे हैं माहौल ये है कि भारत अपने प्लान बना रहा है। अब भारत के पास कई ऑप्शन हैं कि वो करना क्या चाहता है, पाकिस्तान को दिखाना क्या चाहता है, और कई ऑप्शंस हैं। एक फुल ब्लोन वॉर है, ऑल आउट वॉर हो जाए। वॉर से नीचे की सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? हो सकता है सिर्फ स्ट्राइक हो जाए। स्ट्राइक में क्या हो सकता है? नेवी स्ट्राइक कर दे, एयरफोर्स स्ट्राइक कर दे, या आर्मी स्ट्राइक कर दे, या इन तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन स्ट्राइक कर दे। ये भी एक तरीका है। या हो सकता है सिर्फ कि किसी एक या दो पर्सनालिटी को ही स्ट्राइक कर दिया जाए, कोई जिनकी वजह से सही संदेश पहुंचे। तो हो सकता है कि 2-4 बड़ी पर्सनालिटीज पाकिस्तान की जो अपने आप को महफूज समझती हैं, हो सकता है कि वो निकल जाए। जनरल का खात्मा कर सकते हैं, पाकिस्तान के जनरल का खात्मा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मैं ये कहूँगा नहीं, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यूक्रेन ने आज ही रशिया के एक जनरल का असैसिनेशन किया, ये दूसरा असैसिनेशन है, अभी हुआ है कल। तो ये बहुत आसान चीज़ है, हो सकती है। अगर आपने मन बना लिया तो इसके वेयर विदाल्स हैं और इसकी कैपेबिलिटी है, और ये किया जा सकता है। जनरल या पाकिस्तान प्रधानमंत्री या टीआरएफ चीफ, इन लोगों को भी? टीआरएफ तो कुछ भी नहीं है। टीआरएफ तो ये पहली बात तो ये काल्पनिक ऑर्गेनाइजेशन है। लश्कर तोयबा ने अपना नाम कवर करने के लिए बनाया है कि ये घाटी के अंदर जो भी
एलईटी के मिलिटेंट्स या टेररिस्ट घाटी में ऑपरेट होते हैं, उनको एलईटी कहने, लश्कर तोयबा कहने की जगह टीआरएफ कहा जाता है, ताकि एक पर्दा पड़ जाए और ये कहें जी हम तो लश्कर तोयबा है नहीं, वो तो वहाँ पर टीआरएफ एक्टिव है। वही हुआ, वो टीआरएफ भी हिल गई, कहते नहीं हमने तो किया ही नहीं। तो ये पाकिस्तानी जो इदारे हैं, कहना उनके जो संस्थान है, उनके कहने पे पजामा गीला हुआ होगा, ऐसा तो आतंकवादी वापस नहीं लेते, उन्हें लगता होगा साला क्या कर दिया है। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अब एक प्रेशर है लोगों को, आपस पाकिस्तान में भी लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि अगर तुमने लड़ाई ऐसा है कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक पेज पे है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या सिविल गवर्नमेंट है, और बाकी इदारे दूसरे पेज पे हैं। वो कहते होंगे जाकर शहबाज शरीफ को कि आप ये क्या करवा रहे हैं, अगर ये चीज़ चल गई तो आप जो है 2 दिन के बाद हथियार गोला बारूद कहाँ से लाएंगे, वो तो सेना की बात हो गई। डीजल कहाँ से लाएंगे, गाड़ियाँ जो और ये टैंक आपके नुकसान होंगे वो कहाँ से आएंगे। और उससे बड़ी बात ये है कि जो ये हमारे को आटा नहीं मिल रहा है अवाम को, ये कहाँ से लाएंगे। और आपने ट्रेड बंद कर दिया, अगर हिंदुस्तान ने आपका कराची पोर्ट ब्लॉक कर दिया तो फिर ये जो नुकसान होगा मुल्क का वो आपके ऊपर और ऐड होगा और हमारी हालत बद से बदतर होगी। तो कोई उनको जाके ये भी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे न मत जाइए, लड़ाई के अंदर में या किसी भी वाद विवाद में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, जिसके आगे वहाँ पहुँचने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। कभी भी अच्छा डिप्लोमेट, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा पॉलिटिशियन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाता, उतना ही जाता है जहाँ से वो वापस आ सके और अपने रिस्पांस को मॉडिफाई कर सके। पाकिस्तान वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच रहा है, भागता हुआ जा रहा है। उसके बाद उसको सिर्फ युद्ध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया सबसे उन्होंने बात कर ली, सारे दुनिया के लोगों से बात कर ली। अभी भी ईरान ने पेशकश की कि हम मेडिएट करेंगे, कोई इनके लिए आज इनके साथ नहीं खड़ा, यहाँ तक कि चीन ने भी इनके साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मैटर भी करती है। दूसरा, पूर्व जनरल जो बाजवा वो कह रहा था कि टैंक में पेट्रोल डालने का नहीं है, डीजल डालने का पैसा नहीं है, आटा नहीं है, तो कितने दिन खड़ा हो पाएगा भारत के सामने अगर देखें, अगर सामरिक। देखिए ये सामरिक उसमें जो बात होती है कि पाकिस्तान को इतनी स्टेमिना नहीं है युद्ध के हिसाब से कि वो इतनी देर तक भारत से लड़ सके, और उसकी खुद की हालत इतनी ख़राब है कि इसमें जो भी नुकसान होंगे पाकिस्तान को वो उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। ठीक है, अभी ये हफ्ते भर के अंदर ये सबसे मांगता फिरेगा कि हमको टैंक दो, मिसाइल दो, गोला बारूद दो, ये दो, वो दो, और ख़रीदने की हिम्मत है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी तो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा, जितने वेल मीनिंग लोग हैं पाकिस्तान में वो उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि अब तुम्हारी बहुत हो गई, अब इससे यहाँ से वापस निकलने की सोचो, ऐसा मत करना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाके खड़े हो जाओ और तुम तो मरोगे ही और साथ में मुल्क को भी ले डूबोगे। ठीक है, एक हफ्ता भी नहीं चल पाएगा ना मामला जी, नहीं चल सकता। जंग सीधी होगी तो एक हफ्ता नहीं चल पाएगा। जंग जब भी होगी या हफ्ता 10 दिन से आगे पाकिस्तान की कोई स्टेमिना नहीं है, ये जान ले। वो साथ उसके कोई खड़ा नहीं है, नहीं है। अगर युद्ध के समय उसको गोला बारूद दे, ऐसा लगता नहीं इस समय जो चीन की नहीं होता है, ये नहीं दे पाएंगे, ना इनके पास है। हमने इसको देखा है 71 ऑपरेशन में, हम पढ़ते हैं कि हमको बीच में जा कर के तोपों के लिए गोले खरीदने जाना पड़ा था। हमको 99 के कारगिल ऑपरेशन में बीच में जाके हमें बोफोर्स के तोपों के गोले लेने पड़े थे, क्योंकि बोफोर्स को हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा था, अब हमारे ख़त्म हो गए थे। तो
तो ये सारी चीज़ें पैसे लगते हैं इसमें, ऐसे नहीं आता, कोई इसको मुफ्त में नहीं देता आपको। और पैसे पहले ही खत्म कर चुके होते जी हैं। हाँ। अब अफगानिस्तान का जो तालिबानी शासन है वो भी भारत के सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लगता है कि बलूचिस्तान, मतलब अगर सामरिक स्थिति देखें, बलूचिस्तान को तोड़ा जा सकता है, पीए को कब्जा किया जा सकता है अगर अफगानिस्तान से हमको सपोर्ट मिलता है, साइना शांत बैठता है, वो सारी चीज़ें अगर देखी जाए। अभी शहबाज शरीफ ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एक जो फैसला लिया कि वो बॉर्डर बंद कर देंगे और उसके अंदर से कुछ भी नहीं जाएगा, उन्होंने बैठे बिठाए अफगानियों से ले लिया, एक दुश्मनी मोल ले ली, क्योंकि अफगानियों को सामान यहीं से जाता था। तो ठीक है, उनको अफगानियों को सामान अभी भी छबाड़ से पहुंच जाएगा, लेकिन इसके साथ में जो है अफगानी तालिबान जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने बड़े जुल्म ढाए हैं। जाने 10 लाख अफगानियों को उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में वापस अफगानिस्तान भेजा, अभी भी भेज रहे हैं। अभी भी भेज रहे हैं, और उसके साथ में उनको भी भेजा जो कि अब तालिबान के डर से यहाँ छिपे हुए थे कि वहाँ मारेंगे लोगों के, अलग अलग अपने डर की बातें होती, तो वो एक उनका इशू है। लेकिन हम एक सिचुएशन में हैं जहाँ कि अफ़गानिस्तान हमारे साथ है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनके नाकों चने चबवा रहा है, और उधर में आपके बलूचिस्तान के रिबल भी इनको नाकों चने चबवा रहे हैं। अभी क्या होगा कि जैसे भारत की सरगर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल सियाचिन या इंटरनेशनल बॉर्डर पे बढ़ेगी, वो सारी यूनिट्स ऑफ फॉर्मेशन जो ये यहाँ से ले गए थे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तहरीके तालिबान के ख़िलाफ़, और आपके बलूचिस्तान में ले गए थे, उन्हें वापस इधर लाना पड़ेगा, भारत के बॉर्डर पे, इंडो पाक बॉर्डर पे लाना पड़ेगा। जैसे ही लाएंगे वहाँ पर वाइड हो जाएगा, और वहाँ जब वाइड होगा तो उपद्रव शुरू होगा। ये तो चेस का गेम है, अगर आप इधर से गोट हटाओगे तो कहीं ना कहीं से आप मार खाओगे। तो वो एक इनको सिचुएशन पैदा होगी कि ये नहीं जानते कि भारत ने जो सीज़ फायर हमने किया था इनके साथ 2021 में, उसके बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ। सीज़ फायर की आड़ में इन्होंने जाने कितनी फॉर्मेशंस जो है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान के साथ, बलूचिस्तान के साथ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए ले गए थे। और अगर जैसे प्रेशर बढ़ेगा उन्हें वापस लाना पड़ेगा, वापस आएंगी तो वहाँ उपद्रव शुरू होगा। रोक नहीं पाएगी। कितनी 5 लाख है, अगर पाकिस्तान की सेना 5 लाख है, करीब 5 लाख है, 5 लाख पड़ती है, और हमारी कोई 10 लाख है। 14 लाख तक बताते हैं कैसे वो पूरी अगर जोड़ा जाए तो 14 लाख से कम है, लेकिन पूरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया 13 लाख कुछ पड़ता है। तो घुटनों पर अगर पाकिस्तान को लाना है तो किस तरह की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने दिन में, कैसे, क्या पूरा जो बॉर्डर है, अगर पंजाब से लेकर कश्मीर तक? भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता। घुटनों पे लाने का मतलब होता है कि जैसे 1971 के ऑपरेशन में हमने हासिल किया था, उस तरीके की सिचुएशन को पैदा करना, वैसी इंटरनेशनल ओपिनियन पैदा करना और उस तरीके की सक्सेस पाना, वो तो भविष्य में है, और आने वाला भविष्य बताएगा कि किस तरीके से ऑपरेशंस बढ़ते हैं। तो इस पे किसी को भी भविष्यवाणी करना नहीं चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब लग रहा है कि भारत के साथ है। ट्रंप की बात करें, चीन की बात करें, फ्रांस और दूसरी चीज़ें, सारे आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स साथ है, लेकिन लड़ाई आपने लड़नी है। ठीक है, आपके जवान शहीद होंगे, आपको कुर्बानी देनी है, आपके लिए कोई लड़ने नहीं आएगा। ठीक है, लड़ना तो खुद ही पड़ेगा, जंग तो खुद ही लड़नी। क्योंकि आप देखिए इजराइल हमास का वॉर हो रहा है, तो इजरायली लड़ने जा रहे हैं, वहाँ बाहर से अमेरिका नहीं आता। क्या बचा, क्या करना चाहिए एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते आपसे? रास्ता यही है कि इस मौके को भारत ने गंवाना नहीं चाहिए। पहलगाम आखिरी घटना होनी चाहिए भारत के इतिहास में। हम और खून नहीं बहा सकते, और ये एक ऐसी सबक देने वाली घटना होनी चाहिए, वाटरशेड होना चाहिए कि इसके बाद लोग दुनिया में मिसालें दें कि देखो भारत ने क्या किया।
पहलगाम हुआ, 26 लोग मारे गए और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वो चीज़ होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे यूएस राठौर, जिनका कहना था कि पाकिस्तान के 3 इक्कों में से 2 इक्के बिखर चुके हैं, एक इक्का बचा है वो है अल्लाह, लेकिन अल्लाह का गौंद भी अब लंबे समय तक इनको एक साथ नहीं रखेगा, क्योंकि भुखमरी है, हालात खराब है, और भारत इस समय जिस रणनीति पर काम कर रहा है उस रणनीति ने अगर काम किया तो पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब बचेगा पाकिस्तान के नाम का, बाकी सब सेपरेट हो जाएगा। कुछ हिस्सा भारत में मिलेगा, कुछ हिस्सा स्वतंत्र तो हो जाएगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार। इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि पाकिस्तान वालों को उनकी औकात पता लग जाए। नमस्कार।